मेरी मदद करो, मैं सालों साल से जंगल में कष्ट पा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में गंगाराम नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके परिवार में 2 बेटियां थी। वो बहुत लगन से उनकी देखभाल करता था। वो अपनी बेटियों के लिए दिन रात बड़ी मेहनत करता था। अरे गंगाराम भाई, कभी कभी थोड़ा आराम भी कर लिया करो। तुम दिन रात काम करते ही रहते हो। अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी बेटियों के बारे में तो सोचो। तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? अरे भाई, तुम तो जानते हो, जब दोनों बेटियां बहुत छोटी थी तभी उनकी माँ गुजर गई थी। तब से मैं ही उनका पालन पोषण कर रहा हूँ। मैं उनके लिए कभी थक नहीं सकता। इस तरह बजरंगी की बात को नजरअंदाज करके गंगाराम आगे बढ़ जाता है। वो घर पहुंचता है जहां उसकी बेटियां उसे देखकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि पिता पसीने से भीगे हुए थे और उनके कपड़े पर कीचड़ लगा हुआ था। अरे बाबा, आपके कपड़े गंदे हो गए हैं और आपने क्या हाल बना रखा है अपना। आप दिन रात खेतों में काम करते हैं। मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ कि अब हम काम पर जाएंगे, लेकिन आप हमारी बात सुनते ही नहीं। अरे, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है। अब जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों की शादी करके मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। उसके बाद तो मुझे आराम करना ही है। तभी लाडो यानी कि छोटी बेटी अपने पिता के लिए पानी लेकर आती है। लाडो स्वाभाविक रूप से बहुत नटखट है और जानती है कि अपने जिद्दी पिता को कैसे खुश करना है। बाबा, अगर आप दीदी की शादी करना चाहते हैं तो कर दीजिए। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप कहते हैं कि मैं आपकी सबसे प्यारी बेटी हूँ, तो आप मुझे यहाँ से कैसे भेज सकते हैं? अपनी बेटियों से इस तरह बात करते सुनकर गंगाराम अपना खाना खाकर आराम करने लगता है। लेकिन गुनगुन और लाडो को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने फैसला किया कि अब से वो अपने पिता को इस तरह कड़ी मेहनत नहीं करने देंगी। बाबा इस उम्र में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी खेत जोतते हैं। मुझे ये पसंद नहीं है। क्या तुम मेरी बात सुनोगी दीदी? क्या बात कहना चाहती हो लाडो? देखो, ऐसा कुछ मत करना जिससे बाबा हम पर नाराज हो। बाबा के सामने हमारी कोई बात नहीं चलती। तुम ये बहुत अच्छे से जानती हो लाडो। लाडो गुनगुन को एक बर्तन दिखाती है। अरे, तुम मुझे खाली बर्तन क्यों दिखा रही हो? इसमें तो कुछ भी नहीं है। तुम क्या करना चाहती हो? ये खाली नहीं है, बस तुम मेरे साथ आओ और मैं जो कहती हूँ वही करना। दोनों बहनें बर्तन में पानी लेती हैं और घर के पीछे की खाली जगह पर जाती हैं, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे थे। मैं ध्यान की मुद्रा में बैठती हूँ। अब आगे क्या होने वाला है ये देखकर बिल्कुल मत डरना। तुम सोचो कि इस बर्तन में पानी है। इस बर्तन से पानी मेरे ऊपर डाल दो। मैं एक सुंदर फल के पेड़ में बदल जाऊंगी और तुम अपनी मर्जी के हिसाब से फल तोड़ सकती हो। तुम क्या कह रही हो? तुम एक इंसान हो, तुम पेड़ में कैसे बदल सकती हो? और तुम्हें ये शक्ति कहाँ से मिली? दीदी, सवाल मत करो, मैं जो कह रही हूँ वही करो। फल तोड़ने के बाद फिर से बर्तन से पानी मेरे ऊपर डाल देना। मैं फिर से औरत बन जाऊंगी, लेकिन ध्यान से फल तोड़ना। एक भी पत्ता जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। गुनगुन लाडो की बात सुनती है। वो खाली बर्तन से पानी लाडो के ऊपर डाल देती है और कुछ ही देर में वो एक सुंदर फल के पेड़ में बदल जाती है। गुनगुन बहुत सावधानी से फल तोड़ती है। टोकरी भर जाने के बाद वो बर्तन से पानी पेड़ की जड़ पर डाल देती है। पेड़ लाडो में बदल जाता है। दीदी, तुमने मेरा ये अद्भुत काम देखा। अब हम इसी तरह काम करेंगे। तुमने जितने सुंदर और मीठे फल तोड़े हैं हम बाजार में बेचेंगे, फिर हमें पैसे मिलेंगे और बाबा को काम नहीं करना पड़ेगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये कहाँ से सीखी हो बताओ? क्या तुम किसी काले जादू में शामिल हो? अगर तुम गलत रास्ते पर जा रही हो तो वापस आ जाओ। अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो मेरी ये शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। एक बार मैं पेड़ बन गई तो मेरे लिए फिर से इंसान बनना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज के बाद मुझसे ये सवाल मत करना। लाडो गुनगुन को कोई जवाब नहीं देती। वो दोनों फलों की टोकरी लेकर बाजार जाती है और फल बेचती है। इसके लिए उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। इस तरह लाडो और गुनगुन फल बेचकर पैसे जमा करती हैं। आखिरकार गुनगुन और लाडो के फल राजमहल पहुंच गए। रानी, तुमने ये खुशबूदार फल कहाँ से मंगवाए है? इनकी खुशबू इतनी अच्छी है कि मैं तो राज दरबार से यहाँ चला आया हूँ। महाराज, अभी इन फलों का स्वाद लीजिए। दासी आज ही बाजार से लाई है। मैंने खास तौर पर आपके लिए ये मंगवाए थे।
राजा फलों का स्वाद लेते हैं। उन्हें फल बहुत मीठे और स्वादिष्ट लगते हैं। राजा ने रानी को रोजाना यही फल मंगवाने के लिए कहा। इस तरह लाडो और गुनगुन के फल राजमहल पहुंचने लगे। यह कोई साधारण फल नहीं है। मुझे पता लगाना होगा कि इस फल का पेड़ कहाँ है। यह कौन है जो इन्हें बाजार में लाकर बेचता है? तभी मंत्री राजा के पास आते हैं। मंत्री जी, मैं आपको यह गुप्त काम देना चाहता हूँ। महाराज, मैं इस फल के साथ क्या गुप्त काम कर सकता हूँ? आप मुझे आज्ञा दें। मंत्री जी, आपको पता लगाना होगा कि यह फल किस पेड़ से आया है। यह पेड़ कहाँ है? इसकी खुशबू और स्वाद बहुत शानदार है। मैंने कभी ऐसा फल नहीं खाया। आप भी इसका स्वाद लीजिए और पता लगाइए कि यह कहाँ से आता है। राजा के आदेश का पालन करते हुए मंत्री और उनके सैनिक पूरे राज्य में खुशबूदार फल के पेड़ की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी ये नहीं मिलता। क्षमा करें महाराज, मैं पहली बार आपका गुप्त काम करने में असफल रहा हूँ, क्योंकि यह फल का पेड़ पूरे राज्य में कहीं नहीं मिलता। मंत्री ने राजा को बताया, लेकिन फिर भी राजा के मन का सवाल खत्म नहीं हो रहा था। आखिरकार राजा ने एक योजना बनाई। राजा साधारण कपड़े पहनकर बाजार जाते हैं और दो लड़कियों को फल बेचते हुए देखते हैं। राजा फल खरीदने का दिखावा करते हैं। सुनो, तुम्हारे फलों की खुशबू बहुत अच्छी है। इनका स्वाद भी बहुत मीठा है। एक बात बताओ, तुम जानती हो कि ये फल तुम्हें कहाँ से मिलते हैं? दरअसल मैं एक व्यापारी हूँ और मैं जानना चाहता था। अगर आप ये ताज़ा और मीठे फल चाहते हैं तो आपको बस हमसे ये फल खरीदने होंगे। हम आपको ये नहीं बता सकते कि ये पेड़ कहाँ है। लाडो की बात सुनकर राजा समझ गए कि लाडो और गुनगुन दोनों कोई गुप्त रहस्य छिपा रही हैं। राजा मन ही मन योजना बनाते हैं कि वो खुद उनका पीछा करेंगे। लाडो और गुनगुन दोनों फल बेचकर घर लौट आती हैं। अगले दिन जब लाडो एक फल का पेड़ बनती है तो राजा उसे ऐसा करते हुए देखते हैं। ये लड़की सच में बहुत रहस्यमयी है। इसे तो हमारे महल में होना चाहिए। इसकी शक्तियों पर केवल हमारा ही अधिकार होना चाहिए। अगर यह पेड़ बन सकती है तो इसके पास और भी कई शक्तियाँ हो सकती है। राजमहल लौटते हैं और मंत्री से गंगाराम को राज दरबार में बुलाने के लिए कहते हैं। आओ आओ गंगाराम, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। मेरे जैसे गरीब आदमी का एक राजा के साथ क्या संबंध हो सकता है? महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ जो दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत करता है। बात यह है कि मैं शादी करना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारी छोटी बेटी बहुत पसंद है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो वह इस महल की रानी बन सकती है। राजा की बात सुनकर गंगाराम बहुत हैरान हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। महाराज, कृपया मुझे थोड़ा समय दे। मैं एक बार अपनी बेटी से पूछूंगा। शादी के लिए बेटी की सहमति जरूरी है महाराज। इस तरह राजा से समय लेने के बाद गंगाराम घर चला जाता है। वो बहुत गुस्से में है। गुनगुन और लाडो दोनों अपने पिता के पास आती हैं। अरे तुम दोनों सारा दिन कहाँ घूमती रहती हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर से बाहर मत निकलो। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ है। मैं नहीं जानता कि मुझ पर अब क्या मुसीबत आने वाली है। बाबा, आपको क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हमारी वजह से कुछ हुआ है? कृपया हमें माफ कर दीजिए। अरे राजा ने शादी का प्रस्ताव भेजा है, वह भी लाडो के लिए। राजा पहले से ही शादीशुदा है, फिर भी मैं नहीं जानता कि वह मेरी बेटी लाडो से शादी क्यों करना चाहता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी गंगाराम का दोस्त बजरंगी वहाँ आता है। गंगाराम बजरंगी को सब कुछ बताता है। देखो गंगाराम, एक राजा की बहुत सी पत्नियां होती हैं। अरे तुम्हारी बेटी महल की रानी बनकर रहेगी, रानी राज करेगी। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? अरे तुम तो जानते हो कि राजा पहले से ही शादीशुदा है। लाडो से शादी करने के पीछे राजा का क्या मकसद होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। देखो गंगाराम, एक राजा की बहुत सी पत्नियां होती हैं। अरे तुम्हारी बेटी महल की रानी बनकर रहेगी, रानी राज करेगी। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? इस तरह बजरंगी के बहकावे में आकर गंगाराम राजा और लाडो की शादी के लिए राजी हो जाता है। राजा और लाडो शादी करते हैं। राजा लाडो को बहुत प्यार करते हैं। महाराज, मैं आज भी नहीं समझ पाई कि आपने मुझसे शादी का प्रस्ताव क्यों दिया था। इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज आपको मुझे बताना होगा। मैं एक गरीब किसान की बेटी से शादी करने के पीछे आपका क्या मकसद था? लाडो रानी, दरअसल मैं तुम्हारा गुप्त राज जान चुका हूँ।
कि एक साधारण नारी होने के बावजूद तुम पेड़ बन सकती हो। मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से पेड़ बनते देखा है। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या आप इस गुप्त बात को जान चुके हैं महाराज? आज तक ये सच केवल मेरी बहन को पता था और अब आप इस गुप्त बात के भागीदार हैं। लेकिन आप ये बात किसी को मत बताइएगा। ठीक है महारानी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। तुम्हें मेरे सामने पेड़ बनना होगा। जब भी मैं चाहूंगा तुम्हें फल का पेड़ बनकर मुझे खुश करना होगा। लाडो राजा के साथ सहमत हो जाती है और इस तरह जब भी राजा पेड़ बनने की इच्छा व्यक्त करते, लाडो उन्हें जादुई बर्तन देती और पेड़ बनकर उन्हें दिखाती। राजा मीठे फल खाकर लाडो को फिर से एक नानी बना देते। दासी, महाराज कहाँ है? कितना समय हो गया, वो मुझसे मिलने ही नहीं आए। जब से उन्होंने फिर से शादी की है तब से वो मुझे पहले जैसा प्यार ही नहीं करते। वो अपना सारा समय छोटी रानी के साथ बिताते हैं। ये सच है रानी माँ, छोटी रानी के आने के बाद आपका महत्व खत्म हो गया है। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप अपना खोया हुआ सामान वापस पा सके। ऐसा मत होने देना कहीं छोटी रानी आपको महल से बाहर न निकाल दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं उस किसान की बेटी को इस महल में नहीं रहने दूंगी। मुझे किसी भी तरह से उसे महल से बाहर निकालना होगा। इस तरह महारानी आरती छोटी रानी लाडो के प्रति भयंकर नफरत से भर उठती है। एक दिन जब महारानी लाडो शाही बागान में ध्यान की मुद्रा में बैठती है और महाराज उन पर पानी डालते हैं तो वो पेड़ में बदल जाती है। रानी आरती उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है। ये किस तरह का रहस्य है? छोटी रानी के पास इतनी शक्ति है और राजा ये जानते हैं। इसका मतलब है कि राजा ने इसी कारण से उस गरीब लड़की से शादी की है। अब मैं समझी, मुझे कुछ करना होगा। एक दिन बड़ी रानी आरती लाडो रानी के पास जाती है। आइए आइए दीदी, अगर कुछ काम था तो आप मुझे बुला लेती। आपने यहाँ आने की परेशानी क्यों ली? नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ, इसलिए तुमसे मिलने आई हूँ। तुम जानती हो हम रानियों का जीवन कैसा होता है। मैं महल में अकेली अकेली उब जाती थी, लेकिन अब तुम्हारे आने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। दीदी, क्या आपको सच में मुझसे कोई शिकायत नहीं है? ठीक आप ही की तरह मेरी भी एक बड़ी बहन है जो मुझसे बहुत प्यार करती है। अब क्योंकि आप मेरी बहन है इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बहन, तो क्यों ना हम दोनों बहनें एक साथ कुछ समय बिताए। चलो जंगल चलते हैं, हम वहाँ शिकार करेंगे ताकि हम कुछ मजा कर सके। ठीक है दीदी, लेकिन उससे पहले हमें महाराज से अनुमति लेनी चाहिए। अगर वो हमारे साथ आने को राजी हो तो और भी मजा आएगा। महाराज अभी अदालती कामों में व्यस्त होंगे। चलो, क्या तुम अपनी बड़ी बहन के लिए इतना भी नहीं करोगी? लाडो वन भ्रमण की तैयारी करने जाती है, तभी उसे अपने बर्तन की याद आती है। मैं इस बर्तन को यहाँ नहीं छोड़ सकती, नहीं तो दासियाँ इसे एक साधारण बर्तन समझकर यहाँ वहाँ फेंक देंगी। मुझे इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। इस तरह लाडो रानी आरती की बातों पर विश्वास करके उनके साथ वन भ्रमण पर जाती है। लाडो अपना जादुई बर्तन अपने साथ ले जाती है। दोनों जंगल में जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद बड़ी रानी कहती है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरा सिर भी घूम रहा है। मैं ज्यादा देर भूखी नहीं रह सकती। अब मैं और चल नहीं पा रही हूँ। दीदी आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास पानी है। अगर मुझे अभी एक खुशबूदार फल मिल जाए तो मेरी सेहत पूरी तरह ठीक हो जाएगी। अगर मुझे अभी एक फल खाने को नहीं मिला तो मैं जरूर मर जाऊंगी। फल? लेकिन यहाँ कोई फल का पेड़ दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपके लिए फल कैसे लाऊं? हिम्मत रखो, शायद हम आगे जाकर कुछ ढूंढ पाएंगे। लाडो कुछ करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर सब तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी उपस्थिति में महारानी को क्या हुआ। तुम्हें भी राजा को जवाब देना पड़ सकता है। बड़ी रानी की बात सुनकर लाडो डर जाती है। फिर वो रानी से कहती है, ठीक है, मेरे पास जादुई बर्तन है, मैं ध्यान की मुद्रा में बैठूंगी। आप बर्तन से मेरे ऊपर पानी डालिए, मैं एक सुंदर फल के पेड़ में बदल जाऊंगी। आप वो फल खाकर अपनी भूख मिटा सकती है, लेकिन याद रहे उस पेड़ का कोई भी पत्ता जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। बाद में फिर से पानी डालना, मैं एक नारी में बदल जाऊंगी। क्या तुम्हारे पास सच में इतनी शक्ति है? तुम मेरी भूख मिटा सकती हो? बहुत बहुत धन्यवाद बहन, तुम बहुत प्यारी हो। सच में तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो। लाडो ध्यान की मुद्रा में बैठ जाती है और बड़ी महारानी उस पर बर्तन से पानी डाल देती है। कुछ ही देर में लाडो एक फल के पेड़ के रूप में रूपांतरित हो जाती है। मैं जानती थी कि तुम इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगी। आखिरकार मेरी योजना सफल हो गई। अब मैं तुम्हें कभी नारी नहीं बनने दूंगी।
तुम यहाँ सालों साल पेड़ के रूप में पड़ी रहोगी। हा हा हा। महारानी पेड़ के पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंक देती है। वो पेड़ को नुकसान पहुंचाती है और हंसती हुई चली जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लाडो के जादुई बर्तन को भी तोड़ देती है। इधर राज दरबार में राजा दोनों रानियों का इंतजार कर रहे हैं। रानी आरती, छोटी महारानी कहाँ है? और तुम दोनों मुझे बताए बिना इस तरह क्यों निकली थी? जवाब दो। अब मैं आपसे क्या बताऊं महाराज, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। जिस गरीब लड़की को आप अपनी महारानी बनाकर लाए थे, वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। उसका ही योजना था जंगल में घूमने जाने का। तुम ये सब क्या कह रही हो? छोटी महारानी बिल्कुल ऐसी नहीं है, वह ऐसा नहीं कर सकती। ये सच है महाराज, हम दोनों जंगल गए थे। छोटी रानी ने पहले ही अपने प्रेमी को वहां बुला रखा था। मौका मिलते ही वो मुझे जंगल के बीच में छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई। इस तरह बड़ी रानी आरती महाराज को छोटी रानी के बारे में गलत बातें बताती है, जिसके कारण राजा छोटी रानी लाडो से नफरत करने लगते हैं। दूसरी ओर लाडो एक पेड़ के रूप में बहुत कष्ट पा रही थी। घटना को लगभग कई दिन हो जाने के बाद एक दिन 3 दोस्त रामू, राहुल और सोहन जंगल के बीच से गुजर रहे थे। तभी रामू की नजर उस पेड़ पर पड़ती है। अरे भाइयों, देखो जंगल के बीच में एक सुंदर फल का पेड़ है। क्यों ना हम पहले फल खाएं, फिर आगे बढ़ें। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ राहुल, यहीं रुको और पहले मन भर के फल खाओ, फिर हम आगे चलेंगे। तुम तो जानते हो मैं बहुत अच्छे से निशाना लगाना जानता हूँ। अब देखो मैं कैसे निशाना साधता हूँ और फल तोड़कर लाता हूँ। अरे अरे, तुमसे यह काम नहीं होगा, मुझे यह काम करने दो। अब देखो मैं एक पत्थर उठाकर पेड़ की तरफ फेंकता हूँ और सारे फल झड़ने लगेंगे। अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो भाई? इस तरफ पेड़ को नुकसान पहुँचाना अच्छा नहीं है। अगर फल खाने हैं तो अच्छे से तोड़कर खाओ, पत्थर से मत मारो। अरे राहुल, तुम्हारी तो फिर से मानवता जाग उठी है। हाँ, यह एक पेड़ है, पत्थर खाना इसका कर्तव्य है। अगर यह पेड़ पत्थर नहीं खाएगा तो फल कैसे देगा, बताओ तो। इस तरह रामू और सोहन मिलकर पेड़ को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वे फल तोड़कर खाते हैं। पेड़ के सारे पत्ते जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन राहुल उन फलों को छूता भी नहीं है। वाह वाह, इतने मीठे सुंदर फल, मेरा पेट भर गया। और देखो मैंने अपना झोला भी फलों से भर लिया, ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो। राहुल, क्या तुमने कुछ फल खाए या नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं फल नहीं खाना चाहता। अगर तुम दोनों का पेट भर गया है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। अरे भाई, हमने फल खा लिए हैं, अब हम पानी पीना चाहते हैं। चलो देखते हैं कि आसपास कोई नदी है या नहीं, वहाँ से पानी लाएंगे। हाँ हाँ, तुम दोनों जाओ और देखो कि आसपास कोई नदी है या नहीं। अगर पानी मिले तो मेरे लिए भी ले आना, तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। फिर राहुल की नजर पेड़ पर पड़ती है। वो देखता है कि पेड़ से खून की बूंदें गिर रही हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। देखो मेरे दोस्त अब चले गए हैं, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा कोई पेड़ नहीं देखा जिससे खून बहता हो। आखिरकार तुम कौन हो? मुझे अपना पूरा रहस्य बताओ। मैं तुम्हारा रहस्य जाने बिना यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। फिर पेड़ से एक उदास आवाज आती है। इस तरह पेड़ राहुल को अपनी पूरी कहानी बताता है। मेरी मदद करो, मैं सालों साल से जंगल में कष्ट पा रही हूँ। मेरे स्वादिष्ट मीठे फल मेरे लिए मौत का कारण बन गए हैं। जो भी आता है बस मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश करता है। क्या क्या तुम बात भी कर सकती हो? मैंने आज तक कभी बात करने वाला पेड़ नहीं देखा। कृपया मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ। बड़ी रानी ने मुझे धोखे से ठगा और इसी धोखे के कारण मैं आज यहाँ हूँ। उसके लालच ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बात बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें नया जीवन मिले और तुम रानी के धोखे की बात सबको बताओ। मैं तुम्हारा कष्ट नहीं देख सकता। अगर मैंने तुम्हें ये बताया तो मैं फिर कभी इंसान नहीं बन पाऊंगी। इसीलिए मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि मुझे ये शक्ति कहाँ से मिली। अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें पहाड़ की चोटी पर जाना होगा और साधु बाबा से मिलना होगा। वहाँ साधु बाबा तुम्हें पूरी कहानी बता सकेंगे। उन्हें यहाँ लाओ, शायद उनकी दुआ से मेरा कष्ट कम हो जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं साधु बाबा को लाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जरूर लौट कर आऊंगा। पेड़ की रक्षा का जिम्मा अपने दोस्तों पर सौंपकर राहुल वहाँ से पहाड़ की चोटी की ओर चलने लगता है। वो देखता है कि एक साधु बाबा वहाँ बैठे हुए हैं। प्रणाम साधु बाबा, कृपया मेरी मदद करें। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। अब आप ही मेरा एकमात्र सहारा हैं। बताओ पुत्र, तुम्हारी समस्या क्या है? अगर मेरी शक्ति में हुआ तो मैं जरूर तुम्हारा कष्ट दूर करने की कोशिश करूंगा।
साधु बाबा, मैं क्या कहूँ, बहुत साल पहले आपने उस नारी को सुंदर फल का पेड़ बनने का आशीर्वाद दी थी। आपकी आशीर्वाद उसके लिए अभिशाप बन गई है। अब केवल आप ही उसका कष्ट दूर कर सकते हैं बाबा। हाँ, उस लड़की का नाम लाडो था और मैंने उसे एक जादुई बर्तन दिया था जिसकी मदद से वह फल का पेड़ बन सकती थी। साधु बाबा राहुल को बताना शुरू करते हैं। अरे आखिरकार इतनी मेहनत के बाद मेरा सुंदर बाग तैयार है और मैं किसी को भी बाग में नहीं आने दूंगा। यहाँ के दुष्ट लोग सुंदर बाग को खराब कर देंगे। इस तरह साधु बाबा बाग में सो रहे थे। तभी 4 लोगों का एक दल आता है जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह किसी और की मेहनत का फल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। अरे, क्या हम साधु बाबा का बाग ले जा रहे हैं? हमें बस 2-4 फलों की जरूरत है, इससे हमारा पेट भर जाएगा और हम 2-4 फल खाकर यहाँ से चले जाएंगे। देखना, साधु बाबा को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इस तरह चारों ही बाग से कुछ फल तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन लाडो बाग से कोई फल नहीं लेती है। वहीं वो अपने हिस्से के फल साधु बाबा के तकिए के पास रख देती है। मैं जानता हूँ कि मुझे मेरे बाग से ये फल किसने तोहफे में दिए हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे सोने के बाद कोई ना कोई जरूर यहाँ आकर बाग से फल तोड़ कर ले जाता है, लेकिन इतनी अद्भुत ईमानदारी किसकी हो सकती है? अगले दिन साधु बाबा सोने का नाटक करते हैं। लाडो और उसके 3 दोस्त साधु बाबा के बाग से फल तोड़कर ले जाते हैं। तीनों ही अपने फल लेकर जाने लगते हैं, लेकिन लाडो अपने हिस्से के फल साधु बाबा के तकिए के पास रख देती है। तो तुम हो वो असाधारण लड़की जो मेरे बाग से फल तोड़कर मुझे तोहफे में देती है। मुझे माफ कर दे साधु बाबा, लेकिन वह सब मेरे दोस्त है, इसीलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ता है। लेकिन विश्वास कीजिए, आज तक मैंने आपके बाग से कोई फल नहीं खाया है। लाडो की ईमानदारी देखकर साधु बाबा बहुत खुश होते हैं। बेटी, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें यह जादू का बर्तन आशीर्वाद के रूप में दे रहा हूँ। आज से तुम्हारे पास ऐसी शक्ति होगी कि तुम एक स्वादिष्ट फल के पेड़ में बदल सकती हो, और फिर जब जब इस बर्तन से तुम्हारे ऊपर पानी पड़ेगा तब तुम इंसान बन सकती हो। इस जादुई बर्तन का पानी अदृश्य है, लेकिन कभी खत्म नहीं होता। क्या सच में साधु बाबा? क्या मेरे पास सच में ऐसी शक्ति है कि मैं खुद को एक फल के पेड़ में बदल सकती हूँ? बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। लेकिन याद रहे बेटी, यह कहानी किसी को मत बताना कि तुम्हें यह शक्ति कैसे मिली, वरना तुम जिंदगी में फिर कभी इंसान नहीं बन पाओगी। इसके अलावा तुम्हें अपनी शक्ति का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। याद रहे, बर्तन हमेशा अपने पास रखना। लेकिन मैंने उस लड़की को आशीर्वाद दी थी और तुम कह रहे हो कि आज वह कष्ट पा रही है। यह कैसे संभव है? क्या उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है? साधु बाबा, लाडो के साथ धोखा किया गया है। धोखे से उसे पेड़ में बदल दिया गया था और वह फिर से इंसान नहीं बन पाई। कृपया उसे स्वस्थ कर दे बाबा। इस तरह राहुल साधु बाबा को उस पेड़ के पास ले आता है। बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार और सच्ची इंसान हो। मैं तुम्हारा कष्ट दूर करने आया हूँ। चिंता मत करो, तुम कुछ ही देर में ठीक हो जाओगी। फिर साधु बाबा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और पास रखा टूटा हुआ बर्तन ठीक हो जाता है, जिसे महारानी आरती ने तोड़ दिया था। साधु बाबा वो बर्तन लेकर पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं। कुछ ही देर में वो पेड़ लाडो में रूपांतरित हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। अगर आप न होते तो मैं कुछ ही देर में मर जाती। आपका भी धन्यवाद राहुल। आप जैसे दयालु लोगों की वजह से ही ये दुनिया खूबसूरती से चल रही है। इस तरह साधु बाबा की दुआ पाकर लाडो ठीक हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। आप अब कहाँ जा रही हैं? क्या आप अपने पिता के घर जाएंगी या महाराज को अपनी सच्चाई बताने? नहीं, मुझे पहले सूर्यगढ़ के महाराज से मिलना होगा और उन्हें बड़ी रानी की धोखाधड़ी के बारे में बताना होगा। मैं जरूर महाराज के पास जाऊंगी। सूर्यगढ़ का नाम सुनकर राहुल हक्का बक्का रह जाता है। क्या मैं भी आपके साथ चलूंगा? मुझे भी सूर्यगढ़ ही जाना है। इस तरह राहुल और उसके 2 दोस्त लाडो को लेकर महल सूर्यगढ़ पहुंचते हैं। अरे राजकुमार, तुम्हें बहुत दिन बाद अपनी यात्रा से लौटना था, लेकिन तुम अभी इतनी जल्दी घर वापस क्यों आ गए? महाराज, एक सच्चाई के लिए इस महल का एक ऐसा सच जो मुझे किसी ने बताने की जरूरत तक नहीं समझी, मैं वह सच आपके सामने लाया हूँ। लाडो महाराज के सामने आती है। लाडो भी सुनकर हैरान हो जाती है कि दरअसल राहुल राजकुमार और कोई नहीं बल्कि आरती रानी का बेटा है। महारानी लाडो, इतने सालों तक तुम कहाँ थी? मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ थी।
मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और अचानक इतने सालों बाद तुम मेरे सामने, और बड़ी महारानी ने क्या क्या नहीं कहा तुम्हारे बारे में। ये सब क्या हो रहा है महाराज? बड़ी रानी ने ये सब कहा था? बड़ी महारानी ने कहा था कि तुम अपने प्रेमी के साथ चली गई हो। मुझे माफ कर दे महाराज, जब आपने लाडो से शादी की थी तब आप उससे ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए मैं उससे ईर्ष्या करती थी। एक दिन जब मैंने देखा कि लाडो एक फल का पेड़ बन सकती है, तो मैंने योजना बनाई कि एक बार मैं उसे फल का पेड़ बना दूं, तो वो फिर कभी इंसान नहीं बन पाएगी और फिर वो आपसे दूर चली जाएगी। मैं तुमसे नफरत करता हूँ महारानी, नफरत। तुमने ऐसा काम किया है जिस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। सिपाहियों, इस दुष्ट महिला को ले जाओ और अभी जेल में डालो। तुमने इस राज्य की छोटी महारानी और हमारी छोटी माँ के साथ जो किया वह कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नहीं मेरे बेटे, नहीं, मुझसे नफरत मत करो। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। अगर महाराज का कोई और बेटा होता तो वो तुम्हें कभी राजा नहीं बनने देता, इसलिए मैंने तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करने की योजना बनाई थी। बहुत हुआ माँ, बहुत हुआ। यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुमने मेरी भविष्य बनाने के लिए किसी और की पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। मुझे यह जानकर शर्म आती है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इस तरह राजकुमार राहुल के आदेश पर महारानी आरती को कारगर भेज दिया जाता है। महाराज और लाडो रानी खुशी खुशी अपना जीवन शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों में राजकुमार राहुल को राज्य का राजा बना दिया जाता है। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीख पाए? ईमानदारी से जीवन जीने पर जीवन की हर चीज में सफलता मिलती है।